नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार का सहयोग आपसे प्राप्त हो रहा है, जो आपका स्नेह, जो अपनापन मुझे मिल रहा है, उसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर पा रहा हूँ। अपना सहयोग, अपना स्नेह, अपना प्रेम इसी प्रकार से बनाए रखिए और अपने इस चैनल को एक नई ऊंचाई तक लेकर चलिए, ऐसी आपसे कामना करता हूँ। साथ में मैं कामना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और टर्म 1 की परीक्षा के बाद टर्म 2 की परीक्षा के लिए जुट गए होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप बहुत अच्छे से तैयारी करें, बहुत अच्छे अंक लेकर पास हों, उत्तीर्ण हों, ऐसी ही मैं कामना करता हूँ। और इस कार्य में आपको सफलता दिलाने के लिए मैं भी आप लोगों के साथ फिर से जुट चुका हूँ। आपके लिए फिर टर्म 2 के भाग में आने वाले पाठ्यक्रम की तैयारी को लेकर। प्रिय विद्यार्थियों, इस चैनल से जुड़े रहिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। चलिए विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में टर्म 2 की कविता उत्साह और अट नहीं रही है को पढ़ने वाले हैं। पर आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। उत्साह और अट नहीं रही है, ये दोनों कविताएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। निराला जी छायावाद के आधार स्तंभों में से एक कवि। निराला जी प्रकृति के सुकुमार कवि, जिनका जन्म पश्चिम बंगाल के महिषादल रियासत में सन 1899 में हुआ। वैसे इनका परिवार मूलतः उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का रहने वाला था। निराला जी ने अपनी आरंभिक शिक्षा महिषादल राज्य में ही प्राप्त की। संस्कृत और अंग्रेजी को घर पर पढ़ा, वहीं पर सीखा। मात्र 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। वैवाहिक जीवन में बंध गए, लेकिन वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहा। जीवन का जो अंत था वह भी बड़ा कष्टकर रहा। मृत्यु के समय अत्यधिक कष्टों को झेला। युवा अवस्था में ही पत्नी की मृत्यु हो गई। पत्नी के बाद पिता, चाचा और चचेरे भाई, एक एक कर सारा का सारा परिवार चला गया। अंत में जो सबसे प्रिय पुत्री थी सरोज, वो भी अकाल मौत को प्राप्त हुई और काल के गाल में समा गई। कवि का हृदय वेदना से टूक टूक हो गया। जीवन भर स्नेह के लिए संघर्ष से जूझते जूझते सन 1961 में इन्होंने भी अपने देह का त्याग कर दिया। लेकिन देह त्यागने से पहले इस कवि ने हिंदी साहित्य को इतना कुछ दिया कि यह साहित्य में अमर हो गया। तो आज हम इनकी एक कविता पढ़ने वाले हैं और वह कविता है उत्साह, और दूसरी कविता हम पढ़ेंगे अट नहीं रही है। उत्साह कविता एक छायावादी कविता है। कवि बादलों के माध्यम से मानव के अंदर जोश भरना चाहता है, उत्साह भरना चाहता है और इस समाज में क्रांति लाना चाहता है। कवि ने अपनी इस छोटी सी कविता में साहित्यकारों और कवियों के महत्व को भी स्पष्ट किया है। चलिए विद्यार्थियों, तो अब हम पढ़ते हैं बादल गरजो। घेर घेर घोर गगन धारा धरो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले।
वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कवि बादलों का आवाहन कर रहा है। कवि ने बादलों के अंदर क्रांति के स्वर को सुना है, इसलिए वह बादलों को बुला रहा है, उनका आवाहन कर रहा है। वह बादलों का आवाहन करते हुए कहता है कि हे बादलों, तुम खूब गरजो, कड़को और गड़गड़ाओ। कवि का मानना है कि जब समाज में आवाज उठती है, बादल जब गरजते हैं, कड़कड़ाते हैं, गड़गड़ाते हैं, तो लोगों के हृदय में डर उत्पन्न कर देते हैं। कवि वास्तव में समाज में मौजूद शोषणकारी शक्तियों के अंदर शोषित वर्ग की तरफ से डर उत्पन्न करना चाहते हैं। वो डर उत्पन्न करने के लिए बादलों का आवाहन करते हैं। वो कहते हैं घेर घेर, घेर घेर मतलब चारों तरफ से, घोर भयंकर गगन आकाश, धाराधरो, धाराधर अर्थात धारा को धारण करने वाले, अर्थात हे बादलों, चारों तरफ से घेर कर आने वाले आकाश, भयानक आकाश, भयंकर आकाश को घेर कर आने वाले हो ए बादलो, ए बादल, ओ बादल, तुम खूब गरजो, खूब कड़कड़ाओ, खूब गड़गड़ाओ। तुम अपनी इस भयंकर गर्जन तर्जन से इस आकाश को घेर लो। आगे कवि कहता है ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। कवि कहता है ललित ललित, ललित ललित का अर्थ होता है सुंदर सुंदर, मनोहरकारी, आकर्षक। काले घुंघराले, काले हैं और घुंघराले हैं। किसकी तरह? बालों की तरह। बाल कल्पना कैसे पाले। हे बादल, तुम्हारे केस कितने सुंदर हैं, काले हैं, घुंघराले हैं, बिल्कुल एक बालक की कल्पना के जैसे उसको तुमने पाल रखा है। विद्युत छवि उर्में कवि नवजीवन वाले। बादलों के माध्यम से कवियों को, साहित्यकारों को भी संबोधित करते हुए कहता है कि हे कवियों, हे साहित्यकारों, तुम्हारे हृदय में भी विद्युत जैसी चमक छिपी हुई है। तुम इस समाज को नया जीवन देने वाले हो, तुम समाज में क्रांति लाने वाले हो। कवि बादलों के माध्यम से कवियों का, साहित्यकारों का भी आह्वान करता है। कवि कहता है वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कवि कहता है कि हे साहित्यकारों, हे कवियों, तुम्हारे हृदय में भी वज्र की शक्ति छुपी हुई है। तुम यदि साहित्य में लिखना शुरू कर दो तो तुम समाज को बदल सकते हो। इसीलिए साहित्य को समाज का आईना कहा गया है। कवि कहता है नूतन कविता फिर भर दो, कुछ नया लिख दो। इस संसार को अपनी भावनाओं से एक जोश उत्पन्न कर दो, पौरुषमय स्वर तुम इसमें भर दो। हे बादल गरजो, हे बादलो तुम गरजो, तुम गड़गड़ाओ, तुम कड़कड़ाओ। कवि आगे कहता है बिकल बिकल उन मन थे उन मन, विश्व के निधात के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जला से जल से फिर भर दो, फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि कहता है बिकल थे, बिकल मतलब बेचैन थे, व्याकुल थे। उन्मन थे उन्मन, अनमने थे, उदास थे उदास। विश्व के निधात के, विश्व अर्थात से संसार के सारे के सारे लोग परेशान थे, उदास थे, अनमने थे। निधात के सकल जन, निधात मतलब तपती इस गर्मी से, इस सकल जन मतलब समस्त लोग, सारे लोग व्याकुल थे, अनमने थे, उदास थे, परेशान थे। कवि कहता है आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन,
कभी कहता है कि अज्ञात मतलब पता ही नहीं है कहाँ से, अनजान थे। अनंत मतलब आकाश जिसका कोई अंत नहीं है। घन मतलब बादल बादल। तप्त मतलब तपती हुई। धरा मतलब पृथ्वी। जल से फिर भर दो। कभी कहता है, हे बादलो तुम किस दिशा से आए हो, किस दिशा में चले जाओगे, पता ही नहीं है। कभी बादलों का आह्वान कहता हुआ कहता है कि हे बादल तुम खूब बरसो और गर्मी से झुलस रहे लोगों को शीतल कर दो, उन्हें ठंडक पहुंचा दो। हे बादल तुम जितना हो सकता है उतने बरस जाओ और इस धरती के लिए कल्याण करो, मंगल की वर्षा करो और लोगों के कष्टों को हर लो। उम्मीद करता हूँ ये कविता आप लोगों को समझ आ गई होगी। कल हम इसी क्रम में अट नहीं रही कविता को पढ़ने वाले थे, लेकिन चूंकि मैं सोच रहा हूँ एक ही कविता है तो एक ही साथ आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर दूं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अट नहीं रही। अट नहीं रही कविता फागुन मास की सुंदरता, उसकी मस्ती, उसकी शोभा का मनमोहक वर्णन करती हुई कविता है। कवि बताता है कि फागुन की शोभा इतनी अधिक है कि वह समा नहीं पा रही है। मादक हवाएं चल रही हैं, गगन में पक्षी उड़ रहे हैं, वृक्षों पर नए नए पत्ते लगे हुए हैं, फूल खिले हुए हैं और उसकी शोभा तो ऐसी है कि वो समा ही नहीं पा रही है। इस प्रकार कवि फागुन मास में मानवीकरण अलंकार लाते हुए उसका वर्णन कर रहा है। तो चलिए हम आनंद लेते हैं। कविता अट नहीं रही है। कवि कहता है अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि कह रहा है समा नहीं रही है, प्रवेश नहीं कर पा रही है। फागुन इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कवि को कि कवि बता रहा है कि उसकी जो सुंदरता है, फागुन के शरीर की जो सुंदरता है वह समा नहीं पा रही है। वो चमक, वो आभा, वो ज्योति वो समा नहीं पा रही है। कवि कहता है कि फागुन मास की मनमोहकता मोहकता इतनी अधिक है कि समा नहीं पा रही है। वह बाहर झलक झलक पड़ती है, मतलब हर तरफ केवल और केवल फागुन माह की सुंदरता ही दिखाई दे रही है। उसकी चमक उसके तन में नहीं समा पा रही है और उस चमक को देखकर लोगों के चेहरे से खुशी झलक रही है। आगे कवि कहता है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है और मैं माल, मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री, पट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आबा फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि आगे कहता है कि हे फागुन, तुम्हारी फागुन मास में चलने वाली हवा फूलों की ऐसी सुगंध लेकर आ रही है, ऐसा झोंका लेकर आ रही है कि तुम कहीं भी सांस ले लो, मतलब इंसान कहीं भी सांस ले ले उसको उसमें सुगंध ही प्राप्त होने वाली है, उसको खुशबू ही प्राप्त होने वाली है। कभी कहता है तुम्हारी सुंदरता प्रत्येक घर में लहलहा रही है, खुशबू हर घरों में छाई हुई है, लोगों के घरों में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। कहते हैं कि वो मनमोहक दृश्य देखने के बाद कल्पना के संसार में हम उड़ जाना चाहते हैं। पक्षी आकाश में पंख फड़फड़ाते उड़ने को जिस प्रकार आतुर हो उठते हैं, उसी प्रकार लोगों का मन भी कल्पना संसार में उड़ने के लिए उत्साहित हो रहा है, आतुर हो रहा है। आगे कवि कहता है कि तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें निरंतर देखते रहने का मन करता है, जी करता है। आंख हटाता हूं तो हटती नहीं है। तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हारे ऊपर से आंखें ही हटाते हुए नहीं बन रही। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, फागुन माह में पेड़ नए नए पत्तों से लद गए हैं।
कुछ कॉपल हैं वो लाल दिखाई दे रही हैं, कुछ बड़े हो गए हैं वो हरे दिखाई दे रहे हैं। कवि कह रहा है कि वो जो तुमने वस्त्र पहन रखे हैं ना पत्तों के, वह कहीं हरे हैं तो कहीं लाल हैं। साथ ही जो फागुन मास में फूल खिले हुए हैं, कवि कह रहा है ये फूल नहीं खिले हैं, ये तो यूं प्रतीत हो रहा है कि तुमने अपने गले में फूलों की मंद मंद सुगंधित फूलों की माला पहन रखी है। कवि आगे कहता है कि पाट पाट शोभाश्री, जगह जगह, पाट पाट का अर्थ होता है जगह जगह, अर्थात प्रत्येक जगह पर। शोभाश्री, सौंदर्य से भरी हुई जो राशि है, जो लक्ष्मी है, वो इतनी अधिक खिल उठी है कि वह समा नहीं रही है, पट नहीं रही है, वह सब जगह प्रकट हो उठी है। मतलब अब वो दबाए दब नहीं रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कविता समझ में आ गई होगी और आपके अध्ययन में ये अवश्य ही सहायक सिद्ध होगी। प्रिय विद्यार्थियों, चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे इस वीडियो पर लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा कि ये कविता आपको कैसी लगी, आज का अध्ययन कैसा लगा। धन्यवाद।